आज हम चैप्टर 2 का वीडियो 2 देखेंगे। वीडियो 1 में हमने देखा था कि सॉलिड्स को हमने अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, नेटवर्किंग सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स, यानी कि आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्किंग ठोस और धात्विक ठोस। अब उसके आगे हम आगे का वर्गीकरण देख रहे हैं। आगे क्लासिफाई करेंगे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, यानी कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स में। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स का मीनिंग क्या है? सॉलिड्स तो वो स्टेट है मैटर की जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के लिए जो इनके कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। इफ द कंपोनेंट पार्टिकल्स आर इन अ रेगुलर ज्योमेट्री, then the geometry or the solids are called crystalline solids. Means अगर जो component particles हैं वो एक नियमित और रेगुलर ज्योमेट्री शो करते हैं, इस तरीके से एक रेगुलर ज्योमेट्री में है, एक सेम पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न वाले सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? ये कंपोनेंट पार्टिकल अगर ऐसे रैंडमली गैदर्ड है, ऐसे ही कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत पास हैं, कहीं पर दूर हैं, इस तरह के अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसे कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यानी कि वे ठोस जिनमें एक रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, हम क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लेकिन ऐसे सॉलिड्स जिनमें कंपोनेंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, अनियमित व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड्स यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस ज्यामिति के कारण, इस अरेंजमेंट के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक मोटा सा डिफरेंस है कि ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनको अपन ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, वास्तविक ठोस ट्रू सॉलिड्स हैं, क्योंकि इन सॉलिड्स में ही कंपोनेंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब होता है स्यूडो सॉलिड्स, आभासी ठोस। ये ठोस हैं लेकिन ठोस नहीं है, यानी कि आभास तो दे रहे हैं कि ठोस जैसे हैं, लेकिन इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इसी की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं और हाई भी होते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो शार्प भी नहीं होते और लो भी होते हैं। शार्प नहीं होते, लो होने का मतलब क्या होता है कि इनकी जो कूलिंग कर्व हम बनाते हैं वो इससे अनकंटिन्यूस होता है। ठीक है, जबकि यहाँ इनका जो कर्व है वो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, सतत और असतत। इसका मतलब क्या है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पहले गर्म होना शुरू करते हैं, मेल्ट नहीं होते, केवल गर्म होते हैं। जब एक बार गर्म हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तब ये पिघलना शुरू करते हैं, मेल्ट होते हैं। और जब मेल्ट होते हैं तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। फिर जब सारा का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसके बाद इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होने लगता है। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, इनको हम जैसे जैसे हीट करते जाते हैं वैसे वैसे ये मेल्ट भी होते जाते हैं, इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है, इनकी मेल्टिंग भी शुरू होती जाती है। जैसे घर में हमने देखा है डालडा घी या मोम, वैक्स, वैक्स को हम गर्म करते जाएं तो मेल्ट भी होता जाता है और हीट भी होता जाता है, गर्म भी होता जाता है, तो वो अमॉर्फस सॉलिड है। जबकि यहाँ ये जितने भी क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सारी मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो हम मेटल्स को अगर हम गर्म करें, जैसे लोहे के बर्तन हम घर में गर्म करते हैं तो गर्म होते हैं वो कभी पिघलते नहीं, वो केवल गर्म होते हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। तो घर में हम जो उनको टेम्परेचर दे रहे हैं उस टेम्परेचर को कभी भी मेल्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये होते हैं। दूसरी चीज होती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें एक स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है कि दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है विषम दैशिक। विषम दैशिक का मतलब क्या है कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, तन्यता, डक्टिलिटी, या इनकी चालकता, कंडक्टेंस, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम अलग अलग एक्सिस से चेक करें तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। मीन्स कि अगर हम इस एक्सिस से चेक करें तो हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इन पार्टिकल्स की वजह से मिलेगी। अगर हम इस एक्सिस से चेक करें तो हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इन पार्टिकल्स की वजह से मिलेगी। अगर हम ऐसे चेक करें तो हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो इन सबके एवरेज की वजह से मिलेगी। यानी तीनों डायरेक्शन से हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं और अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विषम दैशिकता यानी कि एनाइसोट्रॉपी। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं
इनका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए है चाहे किसी भी डायरेक्शन से हम इनकी किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करें तो हमें हमेशा एक एवरेज वैल्यू मिलेगी, और एवरेज वैल्यू हर दिशा से समान ही मिलेगी, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी दिशा से जब हम एमॉर्फस सॉलिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो इनकी हमें सेम वैल्यू मिलती है, समान मान प्राप्त होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, यानी कि समदैशिकता। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो तो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग एक्सिस से अलग अलग मिलती हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक होने का मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सभी दिशाओं से समान प्राप्त होती हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स इसलिए कहते हैं, सुपर कूल्ड यानी अति शीतल द्रव, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनमें द्रवों के समान बहने का, फ्लो करने का गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। एग्जांपल है इसमें ग्लास, यानी कि कांच। कांच को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, हाउ? इसका आंसर ये है कि जब हम कांच को गर्म करते हैं या कांच हल्का सा भी अपने आप ही गर्म होता है तो पिघलने लगता है, पिघलकर बहने लगता है। जैसे पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी खिड़कियों में जो कांच होते हैं उनको अगर ध्यान से देखा जाए तो कांच ऊपर की तरफ से तो पतले होते हैं और नीचे की तरफ से वो मोटे होते चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है, बिल्डिंग्स जो होती हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू वेदर जब हीट लेती हैं, गर्म होती हैं, तो गर्म होने से वो कांच पिघलता है, पिघलेगा तो उसमें वो बहेगा, नीचे की तरफ बहेगा, और बहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा और ठंडा होगा अकॉर्डिंग टू वेदर, तो वो नीचे की तरफ बहकर जम जाएगा। तो ऊपर की तरफ तो ग्लास जो है वो पतला हो जाएगा और नीचे की तरफ ग्लास मोटा हो जाएगा। और इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही उसमें धीरे धीरे जो ट्रांसपेरेंसी जो होती है, पारदर्शिता जो होती है कांच की, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो ग्लास होता है वो धुंधला होता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स है, जिनमें मेन जो डिफरेंस है वो उनकी ज्योमेट्री का है। रेगुलर ज्योमेट्री इज प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हाइल इररेगुलर ज्योमेट्री इज फाउंड इन अमॉर्फस सॉलिड्स, और इन्हीं की वजह से इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस भी हमें अच्छी तरह समझने चाहिए। ये एक अनकंटिन्यूअस कर्व शो करते हैं और एक कंटिन्यूअस शो करते हैं। ये हमेशा एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ये हमेशा आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो इस तरीके से हमने जो सॉलिड्स हैं इनको क्लासिफाई, स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जालक। जो क्रिस्टलीय ठोसों की हमने बात की है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आगे पढ़ रहे हैं हम। क्रिस्टलीय ठोसों की जो बात की है, क्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना है, उनकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो वो एक यूनिट सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, यूनिट सेल यानी कि मात्रक या एकक कोशिका। यूनिट सेल या मात्रक या एकक कोशिका। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने कहा कि जो अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट पार्टिकल्स का वो रेगुलर होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट का वे क्या है, वे ऑफ अरेंजमेंट क्या है? तो उस वे ऑफ अरेंजमेंट को समझने के लिए हमें एक चीज पढ़नी है, संरचना स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए यूनिट सेल या मात्रक या एकक कोशिका। ये मात्रक या एकक कोशिका क्या होती है? ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एक ब्रिक। एक ब्रिक यानी कि ईंट। उस ईंट को हम किसी भी डायमेंशन में, ऑल 3 डायमेंशंस में हम किसी भी तरीके से अरेंज करके एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होती है यूनिट सेल, यानी कि मात्रक या एकक कोशिका। यानी कि छोटी से छोटी यूनिट, एक छोटी से छोटी इकाई जो तीनों विमाओं में अपना रिपीटिशन करके पूरे क्रिस्टलीय जालक का निर्माण कर देती है, उसी ही हम यूनिट सेल या मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीय जालक क्या है? लैटिस क्या होगा? ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस का मतलब होगा कि जब यूनिट सेल अपनी पुनरावृत्ति
तीनों दिशाओं में, तीनों विमाओं में करती है, तो ये जो जालक बनता है, जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसी को अपन क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल से बनता है, या यूनिट सेल अपनी तीनों डायमेंशंस में अपने आप को रिपीट करती है, तो पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो यूनिट सेल एक चीज अपने माइंड में आती है कि जस्ट लाइक अ ब्रिक, एक ईंट की तरह की स्ट्रक्चर हो गई कोई यूनिट सेल, जो एक पूरे लैटिस का निर्माण कर दे। तो यूनिट सेल के बारे में अपन देखते हैं, यूनिट सेल क्या है। जैसे मैंने आपको ब्रिक की स्ट्रक्चर दी, ऐसे हम यहाँ क्यूब से इसको एक्सप्लेन करेंगे, घन या क्यूब। क्यूब की स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, ये क्यूब बनाया है मैंने सिंपली। इस क्यूब को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या, इस क्यूब को बनाने के लिए हमें चाहिए पहले डॉट्स। 8 dots are needed to draw this cube. ये 8 डॉट अगर हमें मिल जाए तो इनको आपस में हम ऐसे इस तरह से लाइंस से अटैच करेंगे और एक पूरे क्यूब को बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जो हो गई, इसी को हम यहाँ यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल जो होती है उसमें दो चीजें होती हैं जिनके आधार पर हम उसकी शेप और साइज के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो दो चीजें क्या हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एक्सिस लेंथ, अक्षीय लंबाई। जैसे घन के लिए अपन बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन एक्सिस जो है ये लेंस हैं, और इनके बीच में ये 3 एंगल बनते हैं। इन 3 एंगलों को हम अल्फा, बीटा और गामा से शो करते हैं। और ये लेंस जो होती हैं, ये होती हैं ए, बी एंड सी। ए, बी और सी से इनकी लेंस को शो किया जाता है, और अल्फा, बीटा और गामा से इनके एंगल्स को शो किया जाता है। ये कहलाते हैं इनके पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स हैं, एक्सिस लेंस एंड एक्सिस एंगल्स। इनके अकॉर्डिंग हम इनकी शेप और स्ट्रक्चर के बारे में तय करते हैं कि ये जो क्यूबिक सेल होगी उसकी शेप क्या होगी या स्ट्रक्चर क्या होगी। तो शेप और स्ट्रक्चर की बात तो बाद में है, सबसे पहले हम इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं कि ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स कैसे बने। ये जो यूनिट सेल का निर्माण होगा, ये यूनिट सेल की जो फॉर्मेशन होगी, उसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इन डॉट्स से होगी। ये डॉट्स क्या है, दीज आर द कंपोनेंट पार्टिकल्स, अवयवी कण है। अवयवी कण जब इन 8 कोनों पर सेट होंगे तो इनके मिलने से इन अक्षों यानी एक्सिस या इनकी फेसिस या इनके एंगल्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है। तो इन कंपोनेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने यूनिट सेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओनली यूनिट सेल इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स आज सबसे पहले होती है सिंपल यूनिट सेल यानी आद्य मात्रक कोष्ठिका। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम BCC से डिनोट करते हैं, यानी काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। थर्ड होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको अपन FCC से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। और द लास्ट जो होती है वो कहलाती है अंत्य बेस सेंटर्ड यूनिट सेल या अंत्य या आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। ये जो 4 हमने डिवाइड की है पोर्शन, वो इसके अरेंजमेंट के आधार पे है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सिंपल यूनिट सेल का मतलब है कि जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल इन 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। When the component particles are present only at the corners of the unit cell, then the unit cell is known as simple unit cell यानी कि आद्य मात्रक कोष्ठिका।
आद्य मात्रक कोशिका में अवयवी कण केवल और केवल 8 कोनों पर पाए जाते हैं। दूसरी होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड यानी कि 8 कोनों के बनने से, 8 कोनों से तो बन गई बॉडी। बॉडी सेंटर्ड का मतलब ये जो क्यूब जैसी स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एक पार्टिकल और प्रेजेंट है। जैसे अगर इस रूम को हम माने कि एक यूनिट सेल है ये, तो इसके 8 कॉर्नर्स पर तो एक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की 8 कोनों के साथ साथ जब काय के केंद्र में यानी कोशिका के केंद्र में भी कण और उपस्थित होता है तो उसे हम बीसीसी यानी कि काय केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब क्या है कि हमने ये यूनिट सेल बनाई है, इसकी 6 फलक है, ठीक है। जैसे इस कमरे को अपन माने, कमरे की 6 फलक कौन कौन से होते हैं? 6 फेस, चारों दीवारें, फर्श और छत, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इसके भी 6 फलक हैं, 1 2 3 4, ये तो चारों दीवारें, एक पीछे वाला और एक ये आगे वाला, 6 फेस हैं इसके। हर फेस के सेंटर पे, जस्ट लाइक दिस इज द सेंटर ऑफ द अपर फेस, this is the center of this left face, this is the center of this right face, this is the center of lower face, this is the center of back wall, the back face, and the front face is that, इसका सेंटर लगभग आएगा यहाँ। यानी कि जो 6 फेसेस हैं, इन सभी 6 फेसेस के सेंटर्स पे भी 8 कोनों के साथ साथ इन 6 फेसेस के सेंटर्स पे भी एक एक पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसे हम एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड सेल यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं, ठीक है। बॉडी की सबसे पहले गैस कब बनेगी? जब उसके 8 कॉर्नरों पर आ जाएंगे। 8 कॉर्नर्स तो फील्ड हैं ही, साथ में हर फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम फेस सेंटर्ड यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट होती है बेस सेंटर्ड, अंत्य या आधार केंद्रित। हम इसकी बात करें तो इसका बेस क्या होगा? केवल ये वाला फेस। जब किसी सिंपल क्यूबिक के साथ साथ यानी 8 कोनों के साथ साथ एक अक्ष की यानी कि ऊपर और नीचे वाली जो फलक है उनके बीच से, उसके सेंटर में भी उनके केंद्र पर भी एक अवयवी कण पाया जाए तो उसे हम बेस या अंत्य आधार केंद्रित मात्रक कोशिका भी कहते हैं। यानी कि 8 कोनों के साथ साथ आमने सामने की 2 फलकों पर भी जब एक कण और पाया जाए उसे ही हम अंत्य या आधार या बेस सेंटर्ड मात्रक कोशिका कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यूनिट सेल यानी कि मात्रक या एकक कोशिका क्या है? जो तीनों डायमेंशंस में अपने रिपीटिशन से पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करेगी। और ये मात्रक कोशिका यानी एकक कोशिका जो होती हैं कंपोनेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स की होती हैं। अगर सभी कण केवल और केवल 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं तो उसे हम आद्य या सिंपल मात्रक कोशिका कहते हैं। अगर 8 कोनों के साथ साथ एक कण पूरी बॉडी के काय के केंद्र में भी है, सेंटर पे भी है तो उसे अपन बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। जब 8 कोनों के साथ साथ एक एक कण प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है तो उसे अपन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और जब 8 कोनों के साथ साथ केवल ऊपर और नीचे वाले फलक के सेंटर पे भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसे अपन बेस सेंटर्ड या अंत्य या आधार केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको मात्रक कोशिका का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।